हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और अपना एग्ज़ाम का तैयारी बेहतरीन अंदाज में कर रहे होंगे। तो आज फिर हम आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ। जी हाँ, और ये जो टॉपिक रहने वाला है क्लास 10th और क्लास 12th दोनों विद्यार्थियों के लिए रहने वाला है। बस क्लास 10th के विद्यार्थी स्टार्टिंग के लेक्चर देख के छोड़ देंगे। इसको डिटेल में एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है, डिटेल में स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी जो 12th के विद्यार्थी हैं वो चाहें तो इस पूरा लेक्चर को देखें। इस लेक्चर के देखने के बाद फिर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। जैसा कि आपको थंबनेल में देख ही चुके हैं कि आज हम लोग शुरू करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र के बारे में समझने वाले हैं आज। और मादा जनन तंत्र का जो क्वेश्चन है वो चाहे 10th का बोर्ड एग्जाम हो या फिर 12th का बोर्ड एग्जाम हो, दोनों बोर्ड एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इसको इग्नोर तो नहीं किया जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। और देखिए सिलेबस के साथ साथ हमारे दैनिक जीवन में भी कारगर साबित होता है, ठीक है ना। बहुत सारे विद्यार्थी को हम देखे हैं कि जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ने के लिए आता है तो बहुत सारे स्टूडेंट शर्माने लगते हैं, वो इस टॉपिक को पढ़ना नहीं चाहते हैं, है ना। या फिर पढ़ते भी है तो अच्छे से नहीं पढ़ते हैं फिर, है ना। तो उनको हम बता दें कि देखिए शर्माने का कोई बात नहीं है। अगर आपको पढ़ने के लिए दिया गया है टॉपिक तो अच्छे से पढ़िए, अच्छे से कवर कीजिए। ना तो सिर्फ ये आपके सिलेबस में आपके एग्जाम में काम करेगा, अब तो आपके जो डेली लाइफ है, आपका जो दैनिक जीवन है उसमें भी ये बहुत कारगर साबित होगा। तो आप इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िए, समझिए। उसके बाद अगर किसी प्रकार का डाउट रहता है आपका तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके डाउट को सोल्व जरूर कर देंगे, ठीक है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मादा जनन तंत्र के बारे में। इसका डायग्राम हम ऑलरेडी पहले बना चुके हैं, क्योंकि अगर डायग्राम बनाते तो उसमें समय ज़्यादा लगता है ना। तो हम डायग्राम पहले ही बना दिए थे, है ना, ताकि सिर्फ उनको समझाना रहे, है ना। अभी इसमें देखिए खाली डायग्राम बनाए हैं, इसमें क्या कौन कहाँ है, कौन सा अंग है, ये सब अभी कुछ नहीं लिखे हैं, ठीक है ना। यहाँ से जब पढ़ेंगे हमने तब धीरे धीरे अपन एक एक चीज को समझते चलेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं मादा जनन तंत्र का, ठीक है। हमारा जो टॉपिक है क्या है, मादा जनन तंत्र है, मादा जनन तंत्र, ठीक है। अच्छा, तंत्र तंत्र का निर्माण कब होता है, सिस्टम का निर्माण कब होता है। सिस्टम का निर्माण होता है जब दो या दो से अधिक अंग मिलता है तब, है कि नहीं बात। तो यहाँ पे है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी मादा जनन तंत्र। यहाँ पे तंत्र शब्द आ रहा है तो तंत्र का मतलब है कि जाहिर सी बात है इसमें एक अंग तो नहीं आ रहा होगा, क्योंकि एक अंग के मिलने से सिस्टम नहीं बनता है, तंत्र नहीं बनता है कि नहीं बात। तो जाहिर सी बात है कि अगर मादा जनन तंत्र पढ़ रहे हैं हम लोग, तंत्र पढ़ रहे हैं, तो इसमें बहुत सारा अंग सम्मिलित होगा, है ना। और बहुत सारा अंग आपस में मिलकर ही क्या बनाता है, मादा जनन तंत्र का निर्माण करता है ना। कौन तंत्र, कौन तंत्र, कौन कौन से अंग हैं, तो देखिए मादा जनन तंत्र के अगर बारे में बात करें, अगर इसका डिफिनेशन लिखना चाहें तो आप क्या बोल सकते हैं कि मादा में उपस्थित वे समस्त अंग जो जनन की क्रिया के लिए आवश्यक होते हैं, है ना, या जनन की क्रिया में सहायक होते हैं, वे सभी सम्मिलित रूप में मादा जनन तंत्र कहलाते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। क्योंकि जनन तंत्र है तो जनन से संबंधित जितना भी अंग है, रिप्रोडक्शन से संबंधित, है ना, जनन क्रिया में भाग लेने वाले जितने भी अंग हैं, चाहे डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट रूप से जितने भी अंग भाग लेते हैं जनन की क्रिया में, वे सभी अंग एक साथ सम्मिलित रूप में क्या कहलाएंगे, जनन तंत्र कहलाएंगे। और चूंकि मादा जनन तंत्र हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए मादा में जितने भी अंग हैं जो जनन की क्रिया के लिए आवश्यक या जनन की क्रिया में सहायक होते हैं, वे सभी क्या कहलाते हैं, मादा जनन तंत्र, ठीक है। तो हम मादा जनन तंत्र का अगर डेफिनेशन लिखे तो क्या लिख सकते हैं, मादा में उपस्थित वे समस्त अंग
समस्त अंग जो क्या जनन की क्रिया के लिए आवश्यक व सहायक होते हैं उन्हें मादा जनन तंत्र कहा जाता है। उन्हें सम्मिलित रूप में लिख देते हैं, है ना, तब अच्छा लगेगा। उन्हें सम्मिलित रूप में मादा जनन तंत्र कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो मादा में जितने भी अंग हैं जो जनन की क्रिया के लिए क्या है, आवश्यक है या सहायक है ना, वे सभी सम्मिलित रूप में क्या कहलाएंगे, मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अच्छा, तो सवाल है सर कौन कौन से अंग हैं सर मादा जनन तंत्र में जो जनन की क्रिया के लिए आवश्यक होते हैं? कोई तो अंग होगा, हाँ है, उसके बारे में अपन देखते हैं। तो मादा जनन तंत्र में सम्मिलित अंग अगर देखा जाए, है ना, तो यहाँ पे एक टॉपिक बना लेते हैं छोटा सा, ऐसे लिख देते हैं, इसमें निम्न अंग सम्मिलित हैं। और आप क्या लिख देंगे, इसमें निम्न अंग या निम्नलिखित अंग हैं। क्या क्या है समझते हैं, क्या क्या है जी, कौन कौन से अंग हैं? तो सबसे पहला जो इसमें अंग आता है, सबसे पहला क्या आता है बताइए? सबसे पहला आता है अंडाशय। अंडाशय, सबका लोकेशन देखेंगे अपन, अंडाशय। अच्छा, अंडाशय होता कितना है? तो मादा में जो अंडाशय होता है बाबू, एक जोड़ी होता है, एक जोड़ी अर्थात दो गो, एक जोड़ी होता है ये, एक जोड़ी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अंडाशय के बाद दूसरा क्या आता है भाई? फैलोपियन नालिका। फैलोपियन नालिका, है ना, फैलोपियन नालिका, या इसको अंडवाहिनी भी बोलते हैं, अंडवाहिनी, है ना, या इसको डिंब वाहिनी भी कहा जाता है, डिंब वाहिनी। सही है, ये सब चीजें हैं इसमें, है ना, अंड फैलोपियन नालिका बोलिए, अंडवाहिनी बोलिए, डिंब वाहिनी बोलिए, सब वही है। और ई भी कितना होता है? तो ई भी होता है एक जोड़ी, ई भी होता है एक जोड़ी। सही है, इसका भी संख्या 2 होता है। चलिए ठीक, उसके बाद कौन से अंग है भाई? तो तीसरा जो अंग है फैलोपियन नालिका के बाद आपका आता है गर्भाशय। क्या आता है? गर्भाशय। तो याद रखिएगा आप लोग, गर्भाशय एक ही होता है, तो इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है कि कितना है, तो गर्भाशय खाली लिखे, समझिएगा सिंगल है ये। ठीक है, अच्छा, गर्भाशय के बाद चौथा क्या आता है भाई? तो गर्भाशय के बाद आता है ग्रीवा। क्या आता है? ग्रीवा। ठीक है, गर्भाशय के बाद क्या आता है अपना? ग्रीवा आता है। अच्छा, 4 हो गया, पर ग्रीवा समझ लिए। ग्रीवा के बाद और क्या आएगा, और क्या है? तो ग्रीवा के बाद जो आता है पांचवा जो आता है वो आता है, ग्रीवा के बाद आता है आपका योनि। क्या आता है जी? तो ग्रीवा के बाद आएगा आपका योनि। सही है, योनि सब एकक होता है इसलिए इसको नहीं लिख रहे पर, ठीक है ना, गर्भाशय ग्रीवा योनि, ठीक है ना। योनि के बाद क्या आएगा? योनि के बाद आएगा बाह्य जनन इंद्रियां, है ना।
क्या आएगा? योनि के बाद जो छठा आता है वो आता है बाह्य जनन इंद्रिया। बाह्य जनन इंद्रिया, जनन इंद्रिया, बाह्य जनन इंद्रिया। अच्छा, बाह्य जनन इंद्रिया के बाद क्या आता है जी? बाह्य जनन इंद्रिया के बाद आता है एक स्तन ग्रंथियां। क्या आता है? स्तन ग्रंथियां, स्तन ग्रंथियां, स्तन ग्रंथियां, स्तन ग्रंथियां। स्तन ग्रंथियां भी क्या होता है, ये भी याद रखिएगा कि स्तन ग्रंथियां भी जो होता है एक जोड़ी होता है। स्तन ग्रंथियां भी कितना होता है? एक जोड़ी होता है, ठीक है ना। जो कि लड़कियों में क्या होता है, तो क्या बोल सकते हैं, उदर के ऊपर, मतलब छाती वाले, जो छाती जो फूला हुआ हिस्सा होता है छाती, वही स्तन ग्रंथियां है जो एक जोड़ी होता है लड़कियों में, ठीक है। इसके अलावा 7वां के बाद जो 8वां आता है स्तन ग्रंथियां के बाद, लास्ट होता है बार्थोलिन ग्रंथियां। बार्थोलिन ग्रंथियां, बार्थोलिन ग्रंथियां भी एक जोड़ी होता है। इसके बारे में भी याद रखिएगा कि जो बार्थोलिन ग्रंथियां होती है, ठीक है ना, ये भी होता है एक जोड़ी, ठीक है। तो ये है आपका मादा जनन तंत्र के या मादा जनन तंत्र में आने वाले अंग। फिर से एक बार देख लीजिए क्या क्या है। सबसे पहला अंडाशय, कितना होगा? एक जोड़ी, ठीक है। उसके बाद फैलोपियन नालिका, जिसको अंडवाहिनी या डिम्बवाहिनी भी कहा जाता है, ये भी कितना होता है? एक जोड़ी, अर्थात 2 गो होता है, ठीक है। उसके अलावा फिर उसके बाद आता है गर्भाशय, गर्भाशय के बाद आता है ग्रीवा, ग्रीवा के बाद योनि, योनि के बाद क्या आता है? बाह्य जनन इंद्रियां, ठीक है। उसके बाद आता है स्तन ग्रंथियां, ये भी एक जोड़ी होता है। उसके बाद बार्थोलिन ग्रंथियां, ये भी कितना होता है? एक जोड़ी होता है। इतना जो अंग है वो आता है, आते हैं क्या? स्त्री, मतलब क्या, मादा जनन तंत्र के अंतर्गत, ठीक है। इस सारे अंग आते हैं। अब सबका लोकेशन देख लेते हैं कि आखिर में कौन सा अंग कहाँ पे क्या होता है व्यवस्थित होता है। स्त्रियों में कौन सा अंग कहाँ पे व्यवस्थित होता है, इसको एक बार देख लेते हैं। तो अंडाशय के बारे में देखें। देखिए, जैसे हमने बताया है यहाँ पे, जो स्त्रियों में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जो मादा जनन तंत्र होता है, वो उदर के निचले भाग में व्यवस्थित होता है। उदर, उदर किसको बोलते हैं? यहाँ से मतलब पेट वाला जो सिरा है उसको उदर बोलते हैं। उदर को निचले भाग में श्रोणी क्षेत्र में, है ना, श्रोणी क्षेत्र में व्यवस्थित होता है, ठीक है जी। तो आप ध्यान से देख भी पा रहे होंगे कि आपका क्या हो गया, यहाँ पे कमर हो गया, इसके ऊपर उदर गुहा है, उदर गुहा के निचले भाग में, उदर गुहा के निचले भाग में इसको बोलते हैं श्रोणी क्षेत्र। कौन क्षेत्र बोलते हैं? श्रोणी क्षेत्र। इस श्रोणी क्षेत्र में पूरा व्यवस्थित होता है, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे अगर देख रहे होंगे तो यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे एक साइड, यहाँ पे ये जो दिख रहा है अंग, इस साइड भी, लेफ्ट में भी है और राइट में भी है, दोनों साइड में एक अख है, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों है। यही जो आपको दिख रहा है, यही आपका है अंडाशय। यही क्या है बाबू? यही आपका अंडाशय। तो इसी के बारे में अगर लिख लें तो यही आपका है अंडाशय, अंडाशय है, ठीक है। अच्छा, एक लेफ्ट में होता है, एक राइट में होता है, ठीक। अंडाशय के बारे में देखें, अंडाशय के बाद अगर हम देखें तो ये अंडाशय जो है ना, यहाँ पे लिगामेंट से जुड़ा होता है, स्नायुओं द्वारा, जिसको, है ना, ये जो है ना अंडाशय, इस श्रोणी भित्ति से, है ना, पीछे वाले भित्ति से जुड़ा होता है। किसके द्वारा जुड़ा होता है? स्नायुओं के द्वारा, लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ा होता है ना। तो इसको अगर लिखे तो क्या है? ये स्नायु, स्नायुओं, इसको लिगामेंट्स बोलते हैं। स्नायुओं द्वारा जुड़ा होता है, लिगामेंट्स द्वारा जुड़ा होता है ना, मांसपेशी का बेसिकली बना होता है, उसी से वो जुड़ा होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे अगर देख पा रहे हो तो एक संरचना है, संरचना है ना, इस संरचना जो है ना, इसको बोलते हैं झालर, है ना, छोटा सा संरचना है, इसको बोलते हैं झालर। क्या काम करता है सबके बारे में बताएंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं झालर। अभी खाली लोकेशन देख लीजिए। उसके बाद यहाँ से पूरा एक नली दिख रहा होगा आपको, ये वाला पूरा जो नली दिख रहा है, यहाँ से इधर में आ रहा है ये नली, इस पूरा नली का नाम है, इसी को बोलते हैं फैलोपियन नालिका।
यही है आपका कौन नालिका, फैलोपियन नालिका, फैलोपियन नालिका, ठीक है, यही है फैलोपियन नालिका, ठीक है। उसके बाद फैलोपियन नालिका आगे आके देखिए इस क्षेत्र में खुल रहा है, यहाँ पे इस क्षेत्र में खुल रहा है, तो ये जो क्षेत्र है ना ये आपका गर्भाशय, ये आपका क्या है, गर्भाशय है, इसी को बोलते हैं गर्भाशय या बच्चादानी भी इसको बोला जाता है, इसको गर्भाशय भी बोल लीजिए या बच्चादानी भी बोल लीजिए, दोनों बात सेम है। गर्भाशय, ठीक है, इसको बच्चादानी भी बोला जाता है, क्लियर है जी, सेम इधर भी है वही। अच्छा, कुछ कुछ चीजें और है यहाँ पे नोटिस करने लायक, यहाँ पे जो देख पा रहे होंगे, यहां से लेकर के यहां तक का जो पार्ट है ई पार्ट, इसको कहते हैं ग्रीवा, ये अपना है ग्रीवा, सही है, समझ पा रहे होंगे उम्मीद है कि, है ना। फिर से देखिए, ये जो पार्ट है यहां से यहां तक, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रीवा, यही आपका है क्या, ग्रीवा, सही है। और यहां से लेकर के पूरा, यहां से लेकर के पूरा जो यहां तक का पार्ट दिख रहा है, ये वाला यहां तक पूरा, ये पार्ट जो दिख रहा है यहां तक, इसको बोलते हैं अपन योनि, यही आपका योनि है, ठीक है, इसको बोलते हैं योनि। ये पूरा है यहाँ पे लोकेशन, तो सबका लोकेशन, किसका किसका लोकेशन आपको दिख गया यहाँ पे, अंडाशय का लोकेशन दिखा, अंडाशय यहाँ पे होता है ना। ये पूरा बेसिकली जो है ना, यह स्त्री जनन तंत्र या मादा जनन तंत्र, और मादा जनन तंत्र अगर पूछेगा कि कहाँ व्यवस्थित होता है तो याद रखिएगा कि उदर के निचले भाग में, उदर गुहा जो होता है ना, उदर गुहा के निचले भाग में श्रोणी क्षेत्र में व्यवस्थित होता है। ये पूरा क्षेत्र को कौन क्षेत्र बोलते हैं, श्रोणी क्षेत्र, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा क्या, कि जो मादा जनन तंत्र होता है उदर गुहा के निचले भाग में श्रोणी क्षेत्र में व्यवस्थित होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें कौन कौन से अंग आते हैं, तो यहाँ पे अगर देख पा रहे होंगे तो एक जोड़ी अंडाशय आता है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड में, एक जोड़ी अंडाशय है, दो गो। अच्छा, उसके अलावा एक जोड़ी फैलोपियन नालिका दिख रहा होगा, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। उसके बाद एक गर्भाशय, गर्भाशय यहाँ पे है, गर्भाशय के बाद आपको दिख रहा होगा ग्रीवा, ग्रीवा के बाद आपको दिख रहा होगा योनि। दो संरचना और हमने बताया कि अंडाशय जिस लिगामेंट्स के द्वारा, है ना, जिस लिगामेंट से जुड़ा होता है उसको स्नायु बोलते हैं, है ना। और इसके साथ साथ अंडाशय के यहाँ पे, अंडाशय के ऊपर एक झालर नुमा संरचना होता है, उसको झालर ही बोलते हैं, क्लियर है। अच्छा, तो क्या क्या का लोकेशन देख लिया, अंडाशय का लोकेशन देख लिया या देख लिए। उसके बाद फैलोपियन नालिका आपको दिख ही गया, फैलोपियन नालिका का भी लोकेशन पता चल गया, गर्भाशय आपको दिख गया, गर्भाशय पता चल गया, ग्रीवा आपको पता चल गया कि ग्रीवा यहाँ है, ग्रीवा का भी लोकेशन आपको पता चल गया, योनि का भी लोकेशन आपको पता चला, योनि यहाँ है। इसके अलावा बाह्य जनन इंद्रिया जो है ना यहाँ पे होता है, योनि के बाहर, है ना, योनि के बाहरी वाले हिस्से पर, आराम सुनिए, योनि के बाहरी वाले हिस्से पर यहाँ पे बाह्य जनन इंद्रिया होती है, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा वगैरह जो होता है यहाँ पे होता है। जब उसका हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करेंगे तो उसको पूरा यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाएंगे अलग से, तो आप इसका चिंता मत कीजिए बाह्य जनन इंद्रिया के। उसके अलावा स्तन ग्रंथिया जो होता है, हम बता ही दिए कि स्तन ग्रंथिया बेसिकली कहाँ होता है, तो चेस्ट पे होता है, छाती पे, है ना। लड़कियों का जो, महिलाओं का जो छाती होता है वहां पे एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां पाई जाती है ना, दो स्तन ग्रंथियां होती है वहां पे, जिससे क्या होता है, जिससे प्रसव के पश्चात अगर कोई स्त्री माँ बन जाती है, बच्चे को जन्म दे देती है, तो प्रसव के पश्चात वहीं से क्या होता है, दुग्ध का स्राव होता है ना, दुग्ध का स्राव होता है स्तन ग्रंथिया से ही, है ना। तो आप उसके बारे में भी जानते हैं, तो इसका भी लोकेशन आपको पता है कहाँ होता है, चेस्ट पे होता है स्तन ग्रंथिया। और बार्थोलिन जो ग्रंथियां होती है यहीं पे होती है, यहीं पे एक लेफ्ट साइड में इधर होती है और एक इधर होता है, बार्थोलिन ग्रंथिया भी यही होता है ना। कहाँ पे, योनि के जो अगला अग्र हिस्सा होता है, आगे वाला भाग होता है, योनि के आगे वाला भाग पे ही क्या होता है भाई, बार्थोलिन ग्रंथिया होता है। जब उसको पढ़ाएंगे तो उसको पूरा ढंग से ड्रॉ करके दिखाएंगे, ठीक है। चलिए, अब इतना हम लोगों ने लोकेशन देख लिया, अब सबके बारे में बारी बारी सबको स्टडी करना है। एक बार समझ लीजिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई लड़की अपनी माता के गर्भ में है,
तो कोई लड़की जब अपनी माता के गर्भ में ही होती है, बात करें हम लड़की का, आराम से सुनिए। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी लड़की जो है ना वो बचपन से ही माँ बनने के योग्य होती है, नहीं, बचपन से ही माँ बनने के योग्य नहीं होती कोई भी लड़की, ठीक है ना। वो लड़की जब किशोरावस्था में प्रवेश करती है तो किशोरावस्था में प्रवेश करने के पश्चात उस लड़कियों में क्या होता है, उसके शरीर में कुछ हार्मोनल चेंजेस होता है और उस हार्मोनल चेंजेस के वजह से उनके शरीर में कुछ परिवर्तन होता है ना। और उस परिवर्तन के दौरान ही लड़कियों में आर्तव चक्र का शुरुआत होता है, मासिक चक्र का अर्थात मेंस्ट्रुअल साइकिल का शुरुआत होता है। और जब लड़कियों में मेंस्ट्रुअल साइकिल का शुरुआत हो जाता है तो बताया ये जाता है कि अब लड़की जो है मां बनने के योग्य हो गई है। लेकिन ऐसे अगर आर्तव चक्र के बारे में बात किया जाए तो लड़कियों में आर्तव चक्र का शुरुआत 12 से 13 वर्ष की अवस्था में हो जाता है। लेकिन 12 से 13 वर्ष की अवस्था लड़कियों के मां बनने का जो एज है वो सही नहीं माना जाता है। इसलिए हमारा जो सरकार है, हम लोग का जो गवर्नमेंट है, वो रिस्ट्रिक्शन लगाया है कि नहीं, कोई भी लड़की का 12 से 13 साल की अवस्था में अर्थात बाल विवाह करना कानूनन अपराध है। तो जो सरकार है वो क्या बोला है कि अब अगर जिस लड़की का एज 21 साल होगा, पहले 18 साल था, अब 21 साल कर दिया गया है कि अगर किसी लड़की का एज 21 साल है तब जाके उसका आप विवाह कर सकते हैं, तब कानून आपको अनुमति देगा विवाह करने का। क्यों किया गया है? बहुत से लोगों के मन में सवाल चलता है कि सर आखिर में 12 से 13 साल की अवस्था में लड़कियों में आर्तव चक्र का शुरुआत हो जाता है अर्थात वो मां बनने के लायक हो जाती है, तो आखिर में ऐसा क्यों किया कहा गया, सरकार ने इस पर प्रतिबंध क्यों लगाया? इसके पीछे वजह है बाबू, लड़की उस एज में मां बनने का लायक हो जाती है, उसका शरीर पूरी तरह से तैयार नहीं होता है, पूरा परिपक्व नहीं होता है जनन के लिए, है ना। बस उसमें स्टार्टिंग होता है प्यूबर्टी का, उसमें आर्तव चक्र का केवल शुरुआत होता है। वो लड़की का जो पूरा शरीर है परिपक्व नहीं होता है रिप्रोडक्शन के लिए, पूरा परिपक्व होता है 18 साल से बाद। अगर कोई लड़की 18 वर्ष के बाद अवस्था में पहुंचती है ना, तब जा करके उसका शरीर पूरी तरह से तैयार होता है रिप्रोडक्शन के लिए। समझ में आ रहा है? इसलिए सरकार उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया है, ठीक है। चलिए ज्यादा बात करेंगे तो फिर लंबा हो जाएगा, इस पे आते हैं। अब एक एक अंग को बारी बारी से हमको समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम समझने वाले हैं, पहले जो लिखे अंडाशय, अंडाशय के बारे में समझने वाले हैं हम कि अंडाशय है क्या। ध्यान से समझिएगा, एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा आप लोगों को, सही है। तो अगर अंडाशय के बारे में देखें हम, थोड़ा सा जगह का कंपाइज है तो मैनेज कीजिएगा थोड़ा आप लोग भी, हाँ है कि नहीं बात। हम लोग देखने वाले अंडाशय के बारे में, ठीक है। तो उधर और भी चीजें लिखना है तो ज्यादा कुछ यहाँ पे थोड़ा सा अपन घेर लेते हैं, यहां से समझिएगा। हम देखने वाले अंडाशय को, अंडाशय के बारे में बात किया जाए, अंडाशय है क्या। तो अंडाशय जो है ना, अंडाशय को कहा जाता है स्त्री का प्राथमिक लैंगिक अंग या मादा का प्राथमिक लैंगिक अंग। क्यों कहा जाता है भाई? क्योंकि अंडाशय में ही मादा युग्मक अर्थात अंडाणु का निर्माण होता है, और चूंकि अंडाशय में ही अंडाणु का निर्माण होता है इसलिए अंडाशय को स्त्री का यानी मादा का प्राथमिक लैंगिक अंग कहा गया। जैसे नर का अगर बात करें तो नर में युग्मक का निर्माण कहाँ होता है? तो वृषण में होता है ना। नर में युग्मक का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में होता है, इसलिए नर का प्राथमिक लैंगिक अंग क्या है? वृषण है। उसी प्रकार से मादा में क्या होता है? युग्मक का निर्माण अंडाशय में होता है, इसलिए अंडाशय को क्या कहा गया है? प्राथमिक लैंगिक अंग कहा गया है, ठीक है ना। और देखिए केवल अंडाशय में युग्मक का ही निर्माण नहीं होता है, केवल अंडाशय युग्मक का निर्माण नहीं करता है, इसके अलावा अंडाशय कुछ हार्मोन का स्रवण भी करता है जिसको अंडाशय हार्मोन कहा जाता है। और उस अंडाशय हार्मोन की वजह से लड़कियों के शरीर में क्या आते हैं? परिवर्तन आते हैं। कौन कौन सा हार्मोन होता है? तो एस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है, वो सब हार्मोन का श्रवण करता है अंडाशय। समझ में आ रहा है? उसके बारे में अपन आगे देखेंगे, है ना। और उस हार्मोन की वजह से क्या होता है? लड़कियों के शरीर में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं जिसको हम लोग द्वितीयक लैंगिक लक्षण के नाम से जानते हैं।
जिससे अगर बात करें, अगर कोई लड़की छोटी है, बच्ची है, अगर उसको खड़ा कर दें और एक छोटा बच्चा को एक साथ खड़ा कर दें, आप पहचान नहीं कर पाएंगे, आप दोनों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कौन लड़का और कौन लड़की। कर पाएंगे क्या? नहीं। लेकिन अगर वही 12-14 साल के लड़की एक खड़ा कर दिया जाए, 14-15 साल के लड़की और लड़का को खड़ा किया जाए 15-16 साल के, तो आप उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन लड़का और कौन लड़की। कैसे पता चला? देख करके। कैसे पता चला? तो कहीं ना कहीं जो 16 साल 17 साल की जो लड़कियां होती है और 16-17 साल के जो लड़के होते हैं, उनके शरीर में कुछ परिवर्तन हो जाता है, और उसको देख करके ही हम बता सकते हैं कि लड़का और ये लड़की है ना। और जो परिवर्तन हमको देखने को मिलता है, उस परिवर्तन को बोलते हैं द्वितीयक लैंगिक लक्षण। जैसे क्या? जैसे मान लीजिए, अगर कोई लड़की छोटी होती है तो क्या होता है, उसमें स्तन ग्रंथियों का विकास नहीं हुआ होता है। हुआ होता है? नहीं हुआ होता है ना। इसके अलावा उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल का शुरुआत नहीं हुआ होता है। लेकिन जैसे ही लड़की किशोरावस्था में प्रवेश करती है, वैसे ही मतलब 12-14 साल की अवस्था में जाती है, तो लड़कियों में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा उसके शरीर में हार्मोनल चेंजेस की वजह से क्या होता है, बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे जैसे उसका आवाज पतला हो जाता है, उनमें स्तन ग्रंथियों का विकास हो जाता है ना। तो ये सब परिवर्तन है ना। इसके अलावा उनके श्रोणि क्षेत्र में जगह जगह पे शरीर में बाल उगना शुरू हो जाता है, जिस खास करके जननांगी क्षेत्रों में, है ना। तो ये सब क्या है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण है। लड़का में भी होता है। जब लड़का बड़ा होता है उसमें दाढ़ी मूंछ आ जाता है। छोटा लड़का में नहीं आता है, लेकिन लड़का जैसे बड़ा होता है उसमें दाढ़ी मूंछ आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा उसका आवाज भारी हो जाता है ना। उसके श्रोणि क्षेत्र में भी बाल उगना शुरू हो जाते हैं, है ना। तो ये सब लड़कों में होने वाले परिवर्तन है, इसको द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहा जाता है। तो ये सब किसके वजह से होता है? हार्मोन के वजह से होता है। तो उसी प्रकार से जो अंडाशय है, अंडाशय, तो अंडाशय केवल युग्मक का ही निर्माण नहीं करता है, बल्कि अंडाशय हार्मोन का भी श्रवण करता है, जिसको अंडाशय हार्मोन कहा जाता है। तो अंडाशय के बारे में अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे कि यह स्त्री का प्राथमिक लैंगिक अंग है। यह स्त्री का यह स्त्री का प्राथमिक लैंगिक अंग है। प्राथमिक लैंगिक अंग है जिसमें जिसमें युग्मक का निर्माण होता है, जिसमें मादा युग्मक ऐसे लिख देते हैं, अर्थात अंडाणु का निर्माण होता है। इसमें मादा युग्मक अर्थात अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है, क्लियर है। तो अंडाशय है क्या? स्त्री का प्राथमिक लैंगिक अंग है ना। स्त्री का प्राथमिक लैंगिक अंग है, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, प्राथमिक लैंगिक अंग है जिसमें मादा युग्मक अर्थात अंडाणु का निर्माण होता है। क्लियर है? बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा इसमें मादा युग्मक का निर्माण तो होता ही है, लेकिन इसके अलावा इसमें एक और चीज क्या होता है, हार्मोन का श्रवण भी करता है ना। तो यहाँ पे एक चीज लिख भी देते हैं ये भी कि अंडाशय अंडाशय से अंडाशय से अंडाशयी हार्मोन अंडाशयी हार्मोन का भी श्रवण होता है। श्रवण होता है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें, कौन कौन से हार्मोन हैं, तो इस एग्जाम्पल में लीजिए प्रोजेस्टेरोन, है ना, प्रोजेस्टेरोन प्रोजेस्टेरोन, है ना, एस्ट्रोजन,
एस्ट्रोजन, ये सब जो हार्मोन है, इस हार्मोन का श्रवण करता है अंडाशय। ठीक है जी, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का। क्लियर है? अच्छा, अंडाशय के अगर मान लीजिए अनुप्रस्थ काट, अगर अंडाशय के बारे में और स्टडी करना चाहें तो हमको अंडाशय को काटना पड़ेगा, तब उसके अंदर का जो भी चीजें हमको दिखाई देगा। तो अंडाशय को हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, काट दिया है। जो अंडाशय था इसको हमने क्या कर दिया, इसे काट दिया, उसके अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाया अपन। तो ये जो है ना, ये जो फिगर है, ये क्या है, ये है अंडाशय का अनुप्रस्थ काट। यहाँ पे क्या है, अंडाशय, अंडाशय का अनुप्रस्थ काट। ठीक है, काट दी इसको अंडाशय को, और जैसे ही काटे हमको इस प्रकार का कुछ संरचना दिखाई दिया। सबके बारे में समझते हैं। अगर बात करें तो अंडाशय जो है, अंडाशय एक बाहरी से एक झिल्ली से घिरा होता है। दिख रहा है ऊपर बारी बारी, यहाँ पे थोड़ा सा इसको डार्क कर लेते हैं, मीटर गया था, कोई बात ना, होता है। आराम से देखिए, ध्यान समझिएगा, आपको पूरा चीज क्लियर हो जाएगा, कहीं पे कोई डाउट नहीं रहेगा। अंडाशय जो है ना, बाहरी से एक झिल्ली से गिरा है। दिख रहा है, ये पूरा एक अस्तर से बना हुआ है बाहरी से, है ना, जिसको कहा जाता है वह जननिक उपकला, है ना, जिसमें बीच बीच में डॉट डॉट वगैरह भी दिख रहा है हमको, है ना। तो जो झिल्ली दिख रहा है बाहर, ये वाला जो लेयर दिख रहा है, इसको बोलते हैं जननिक उपकला, जननिक उपकला, जननिक उपकला से घिरा होता है अंडाशय। ठीक है, इसके अलावा अंडाशय के अंदर की ओर भी एक झिल्ली होता है, अंदर की ओर भी यहाँ पे एक झिल्ली होता है, इसके जस्ट नीचे, ठीक है ना, एक झिल्ली होता है जिसको कहा जाता है कोई चीज, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, एल्ब्यूजिनिया। ठीक है, थोड़ा सा नाम टेढ़ा है, याद रखना तो पड़ेगा। क्या बोले कि जो बाहरी से अंडाशय बाहर से एक लेयर से घिरा होता है ना, बेसिकली कोशिकाओं का एक पूरा लेयर है, इसको बोलते हैं जननिक उपकला, है ना, और अंदर से एक झिल्ली से घिरा होता है, अंदर की ओर भी एक झिल्ली होता है, जिसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ठीक है, और बाकी का जो बच गया है ना, बाकी का जो क्षेत्र बच गया, ये पूरा क्षेत्र जो बच गया, इसको अंडाशय पीठिका कहा जाता है। कौन क्षेत्र? पूरा, यहां से लेकर के जो पूरा क्षेत्र बच गया, ये पूरा, अब ऐसा नहीं सोचेगा, ये पूरा, ये दोनों लेयर करा हुआ जो पूरा क्षेत्र बच गया, ये पूरा एरिया को क्या कहा जाता है, इस पूरा एरिया को कहा जाता है जननिक, अंडाशय पीठिका, अंडाशय पीठिका, पीठिका। अच्छा, अंडाशय पीठिका में क्या क्या चीजें हैं? तो अंडाशय पीठिका अगर देख रहे हैं पूरा संरचना, तो अंडाशय पीठिका बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, दो पार्ट में बटा होता है। एक चारों तरफ वाला एरिया, ये दिख रहा है ना, एक चारों तरफ वाला एरिया, है ना, और एक बीच वाला एरिया। तो जो चारों तरफ वाला एरिया है उसको बोला जाता है परिधीय वलकूट, याद रहेगा। जो चारों तरफ वाला एरिया है उसको कहा जाता है परिधीय वलकूट। तो जो अंडाशय पीठिका है, अंडाशय पीठिका दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहला जो होता है उसको बोलते हैं परिधीय वलकूट, परिधीय वलकूट, है ना, परिधीय वलकूट। और दूसरा जो है, दूसरा डिवाइड होता है वो जी, दूसरा भी जो है ना, ये पूरा बीचे वाला, इसको बोलते हैं मध्यांश, परिधीय वलकूट और मध्यांश। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, परिधीय वलकूट और मध्यांश। और परिधीय वलकूट और मध्यांश पूरा पार्ट में क्या क्या रहता है जी, तो इन दोनों पार्ट में अगर देखा जाए, चाहे परिधीय वलकूट के बारे में बात करें, चाहे आप मध्यांश के बारे में बात करें, तो परिधीय वलकूट और मध्यांश ये दोनों ही पार्ट में, है ना, क्या क्या होता है, तो
इसमें आपको देखने को मिलेगा कौन कौन से पार्ट। तो सबसे पहला जो चीज आपको देखने को मिलेगा, परिधीय वलपुट और मध्यांश दोनों वाले हिस्से में आपको देखने को मिलेगा कुछ रक्त केशिकाएं। इसमें पूरा में रक्त केशिकाएं फैला होता है। यहाँ पे हम कुछ कुछ संरचना बनाए स्ट्रक्चर, लेकिन पूरा में फैला होता है। तो क्या रहता है, रक्त केशिकाएं फैला होता है। आपको मिलेगा रक्त केशिकाएं, रक्त केशिकाएं। रक्त केशिकाएं क्या करता है भाई, तो रक्त केशिकाएं ये पूरे अंडाशय में रक्त का आवागमन करता है, रक्त को लेकर के जाता है। जाहिर सी बात है कि अगर रक्त ही नहीं जाएगा तो हमारे शरीर को ऊर्जा कहाँ से मिलेगा, मिल पाएगा का, नहीं मिल पाएगा। तो अगर हमारे शरीर को एनर्जी चाहिए, हमारे शरीर को ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा के लिए क्या करना पड़ेगा, रक्त का आवागमन चालू रखना पड़ेगा, है कि नहीं बात। तो ये रक्त के जो आवागमन चालू रखने का जो काम है, जो प्रोसेस है, कौन करता है, रक्त केशिका करता है। ठीक है। अच्छा, रक्त केशिका के अलावा इसमें होता है वो कुछ लसिका केशिका, लसिका केशिका। जैसा कि आपको पता है कि हमारे शरीर में दो प्रकार की संरचनाएं होती है ना, जो रक्त का आवागमन करती है। एक रक्त, एक हमारे शरीर में दो तरह की होती है ना, लिक्विड, एक रक्त एक लसिका, आप लोग पढ़े भी होंगे तो, है ना। तो रक्त केशिकाएं तो रक्त का आवागमन करेगा, है नहीं बात। लसिका केशिकाएं भी लसिका का आवागमन करता है। क्लियर है। अच्छा, उसके अलावा लसिका केशिका के बारे में बाद क्या आएगा आपका, इसमें आपको मिलेगा तंत्रिका तंतु, तंत्रिका तंतु आपको मिलेगा। तंत्रिका तंतु क्या करता है भाई, तो तंत्रिका तंतु अगर अंडाशय में किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी होता है, कोई इन्फेक्शन वगैरह कुछ होता है, तो तंत्रिका तंतु उसका इंफॉर्मेशन तुरंत मस्तिष्क को देता है कि भाई यहाँ पे गड़बड़ी हो गया है। समझ में आ रहा है ना। तो मस्तिष्क वहां पे इंफॉर्मेशन भेजता है, इंफॉर्मेशन भेज करके वहां पे सेल डिवीजन करके कैसे भी उस चीज को मरम्मत किया जाता है कि नहीं बात। तो अगर अंडाशय में किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसका इंफॉर्मेशन कौन पहुंचाता है मस्तिष्क तक, वही तंत्रिका तंतु के माध्यम से पहुंचता है। क्लियर है। इसके अलावा तंत्रिका तंतु के अलावा आपको यहाँ पे मिलेगा और क्या मिलेगा बताइए। तंत्रिका तंतु मिल गया। तंत्रिका तंतु के बाद यहाँ पे मिलेगा इलास्टिन रेशा, है ना। क्या मिलेगा, इलास्टिन रेशा, इलास्टिन रेशा। क्या मिलेगा आपको इलास्टिन रेशा। और यहाँ पे एक चीज और मिलेगा, मोलास्का। क्या मिलेगा, मोलास्का। एक चीज और मिलता है आपको, मोलास्का। तो इतना संरचना आपको देखने को मिलेगा इस हिस्से में, पूरा पूरा में। रक्त केशिका, लसिका केशिका, तंत्रिका तंतु, इलास्टिन रेशा, मोलास्का, पूरा देखने को मिलता है। क्लियर है। अच्छा, चलिए यहां तक समझ लिए। इसके बाद अगर समझे हम, ध्यान समझिएगा। देखिए, अगर कोई स्त्री जन्म नहीं ली है, वो अपने माता के गर्भ में ही है, तभी होता क्या है, उसके शरीर में जाहिर सी बात है रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो बनना शुरू हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई स्त्री अपने माता के गर्भाशय में पल रही है, तो क्या उसमें जनन तंत्र नहीं बनेगा, बन जाएगा। जनन तंत्र तो पहले ही बन जाता है। हाँ, बस वो जनन तंत्र जो होता है आगे, मतलब जैसे स्त्री जन्म लेती है तो तुरंत वो बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार नहीं होती है। वो तैयार कब होती है, 13-14 साल की अवस्था में, लेकिन वो पूरा तरीका से परिपक्व होती है 18 साल के बाद, है कि नहीं बात। तो अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात किया जाए, तो जब कोई स्त्री अपने माता के गर्भ में ही होती है, तभी उसमें उसमें क्या बन जाता है, ये सब संरचना बन जाती है। उसमें अंडाशय का भी निर्माण हो जाता है। लेकिन जैसे ही अंडाशय का निर्माण होता है, अंडाशय का निर्माण होता है, तो उसी समय उसके अंडाशय में लगभग 50,000 से या फिर 60,000 से 80,000 पूटक का निर्माण हो जाता है। समझ में आ रहा है चीजें, क्या बोल रहे हैं अपन, कि जब कोई स्त्री अपने माता के गर्भ में ही होती है, तभी उसके अंडाशय में लगभग, एक अंडाशय की बात करें, एक अंडाशय में 60 से 80,000 पूटक का निर्माण हो जाता है। यहाँ पे ये बात को हम लिख भी देते हैं कि जब स्त्री अपने माता के
गर्भ में होती है तभी उसके एक अंडाशय में लगभग 60 से 80 हजार पुटक का निर्माण हो जाता है। 60 से 80 हजार पुटक बन जाता है जब गर्भ में होती है तभी, बताइए। और दोनों अंडाशय में अगर बात करें, दोनों अंडाशय में अगर यहां बात करेंगे कि दोनों अंडाशय में कितना होगा, तो दोनों अंडाशय में लगभग कितना हो जाएगा, कितना, 1,20,000 से लेकर 1,20,000 से 1,60,000 तक, 1,20,000 से 1,60,000 बन जाएगा पुटक दोनों अंडाशय में मिला के बन जाता है। कब, जब स्त्री अपने माता के गर्भ में होती है तभी बन जाता है इतना। लेकिन सबके सब रह नहीं पाता है, बन जाता है भले 1,20,000 से 1,60,000 तक पुटक बन जाता है, लेकिन सब नहीं रह पाता है। तो बाकी क्या क्या होता है सर, तो बाकी समय समय पे नष्ट होते जाता है। उसका कारण हमको नहीं पढ़ना है कि क्यों नष्ट होता है ना, हमको इतना बस ध्यान में रखना है कि जो भी पुटक है वो बाकी समय समय पे नष्ट होते जाता है। और जब स्त्री किशोरावस्था में प्रवेश करती है, जैसे उसमें प्यूबर्टी शुरू होता है, तो बस उसके एक अंडाशय में लगभग 400 से 500 पुटक बचते हैं। तो जो शेष बचते हैं एक अंडाशय में, शेष मात्र कितना पुटक बचता है, शेष मात्र 400 से 500 पुटक, 400 से 500 पुटक ही बचते हैं, बाकी समय समय पे नष्ट होते चला जाता है। क्लियर है। अब वही देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो संरचना है, ये जो दिख रहा है ना, जो दिख रहा है, यही आपका पुटक, यही क्या है आपका पुटक, यही पुटक है। ऐसा ऐसा मात्र कितना बचता है, 400 से 500, है ना, जब उसमें क्या आर्तो चक्र का शुरुआत हो जाता है तब। ठीक है। अब पुटक का निर्माण होता किससे है, तो ये जो पुटक का निर्माण है ना, पुटक का जो निर्माण है, इसका सर निर्माण किससे होता है सर, ये भी बता दीजिए। तो पुटक का निर्माण इसी से होता है, जननिक उपकला से। किससे होता है, जननिक उपकला से इसका निर्माण होता है जी, उपकला से इसका निर्माण होता है, पुटक का जननिक उपकला से निर्माण होता है। ठीक है। अब जननिक उपकला से पुटक बन गया, बचा कितना मात्र 400 से 500। ठीक है। अब देखिए होता क्या है, ये पुटक आगे वृद्धि करता है और आगे वृद्धि करके थोड़ा सा बड़ा पुटक बना लेता है, और इसको जो ये जो पुटक बना है, इस पुटक को नाम दिया जाता है प्राथमिक पुटक। प्राथमिक पुटक। ठीक है। प्राथमिक पुटक थोड़ा सा बड़ा होता है, और प्राथमिक पुटक कब, ये पुटक का विकास कब शुरू होता है, जब लड़कियों में, जब लड़की किशोरावस्था में प्रवेश करती है तब। जब तक लड़की किशोरावस्था में प्रवेश नहीं करती है, जब तक लड़की, है ना, 13 से मतलब 12 से 13 साल की अवस्था में नहीं पहुंचती है, तब तक ही पुटक का विकास कुछ नहीं होता है, चुपचाप वो पड़ा होता है उसी अवस्था में। समझ में आ रहा चीजें। लेकिन जैसे ही लड़की किशोरावस्था में प्रवेश करती है, तो उसके शरीर में, है ना, हार्मोन की वजह से कुछ परिवर्तन हो जाते हैं। देखिए पूरा चीज को, पूरा खेल कौन खेल जाता है, हार्मोन। बहुत लोग को पता, बहुत लोग का सवाल उठता है कि सर आखिर में कैसे पता चलता है अंडाशय को कि अब ये जो पुटक है इसको बड़ा करना चाहिए, इसका विकास होना चाहिए। हार्मोन का पूरा गेम है दोस्त, पूरा हार्मोन खेल जाता है गेम। ठीक है ना, तो हार्मोन की वजह से ऐसा होता है। तो जैसे ही लड़की कहाँ पहुंचती है, किशोरावस्था में पहुंचती है, 12 से 13 वर्ष की अवस्था में जैसे ही पहुंचती है, तो होता क्या है, उसके अग्रपीयूष मस्तिष्क में एक अग्रपीयूष ग्रंथि होता है, उससे हार्मोन निकलता है, वो रक्त में पहुंचता है, और वही हार्मोन कहाँ पहुंचता है,
वही हार्मोन रक्त के माध्यम से होते हुए अंडाशय में पहुंचता है, और जैसे ही अंडाशय में पहुंचता है, अंडाशय को सिग्नल मिल जाता है कि अब तुम क्या कर दो, अंडाणु का निर्माण करना शुरू कर दो। तो जैसे इसको सिग्नल मिलता है तो जो पूटक है, ये पूटक का विकास होना शुरू हो जाता है, डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। और जब पूटक का विकास होना शुरू होता है तो यही पूटक आगे विकसित होकर के क्या कौन पूटक का निर्माण करता है, प्राथमिक पूटक का निर्माण करता है। ये प्राथमिक पूटक आगे और डेवलप होता है, विकास करता है, और प्राथमिक पूटक इस द्वितीयक पूटक का निर्माण करता है। द्वितीयक पूटक, सही है। और ये द्वितीयक पूटक जो है ना, ये द्वितीयक पूटक, ये द्वितीयक आगे आगे विकसित होता है, डेवलप होता है, और एक पूटक ही बनाता है जिसको बोलते हैं तृतीयक पूटक का निर्माण करता है। तृतीयक पूटक, तृतीयक पूटक, ठीक है। और ये तृतीयक पूटक आगे फिर डेवलप होता है और बड़ा होता है, और तृतीयक पूटक आगे जाकर के यहाँ पे ग्राफियन पूटक का निर्माण करता है। ग्राफियन पूटक, सही है। जैसे ग्राफियन पूटक बनता है तो ग्राफियन पूटक के अंदर यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे बन जाता है अंड कोशिका। यहाँ पे बनता है अंड कोशिका, अंड कोशिका निर्माण होता है कोशिका का। समझ में आ रहा है ना। ग्राफियन पूटक का जैसे निर्माण होता है तो ग्राफियन पूटक के अंदर है ना, देखिए पूटक आगे जैसे डेवलप हो रहा होता है, विकसित कर रहा होता है, तो ये जो अंड कोशिका भी आगे वृद्धि कर रही होती है, बढ़ रही होती है, बढ़ रही होती है, बढ़ रही होती है, डेवलप कर रही होती है। और जब ग्राफियन पूटक की अवस्था में आ जाता है पूटक, तो उस कंडीशन में ये जो कोशिका इसके अंदर है ये पूरा तरीका से डेवलप हो जाता है, जिसको अंड कोशिका कहा जाता है। और यही अंड कोशिका कुछ नहीं है बुआ, यही जो अंड कोशिका है यही आपका क्या है, मादा युग्मक है। यही मादा युग्मक है। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को अंडाणु बोलते हैं, सही है। अब क्या होगा, ये ग्राफियन पूटक धीरे धीरे गति करता हुआ सतह पे आता है, अंडाशय के सतह पर आता है, और सतह पर आकर के फट जाता है। जैसे सतह पर आकर के फटता है तो फटने के बाद इसके अंदर जो अंड कोशिका है वो बाहर निकल जाता है। ये जो अंड कोशिका है ये कहाँ निकल गया, ये अंडाणु जो है, अंडाणु जो है बाहर निकल गया, अंडाणु बाहर निकल जाता है, निकल गया बाहर। यहां से अंडाणु बाहर निकल गया, मान लीजिए यहां से अंडाणु बाहर निकला। जैसे ही अंडाणु बाहर निकलता है तो झालर द्वारा इसको पकड़ लिया जाता है, झालर इसको पकड़, क्योंकि अंडाणु अचल होता है, चल नहीं सकता है। शुक्राणु चल सकता है, उसमें फ्लैजिला पूंछ पाया जाता है, लेकिन अंडाणु के पास पूंछ नहीं है, अंडाणु चल नहीं सकता है। और चूंकि अंडाणु चल नहीं सकता है इसलिए इसलिए अंडाणु को कौन पकड़ लेता है, झालर पकड़ लेता है, इसको पकड़ लेता है, और इसको यहां से पकड़ करके लेकर चल जाता है कि फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन नालिका में। और फैलोपियन नालिका में बहुत महीन महीन संरचना होता है, जिसको पक्षमाभी पेशियां बोलते हैं। बहुत महीन महीन संरचना होता है, और यूं यूं लहराते रहता है, ऐसे ऐसे लहराते रहता है, और यही लहराते अंडाणु को गति करा के किसी तरह से यहाँ पे लेकर के आता है, ठीक है ना, यहाँ पर के लेके आता है। और यहाँ का जो स्थान है, यहाँ वाला जो स्थान है, इसको कहा जाता है तुम्बिका संकीर्ण पथ जंक्शन, इसको कहते हैं तुम्बिका संकीर्ण पथ जंक्शन, तुम्बिका संकीर्ण पथ जंक्शन, तुम्बिका संकीर्ण पथ जंक्शन, ठीक है। थोड़ा सा दिख सकता है, राइटिंग छोटा है, लेकिन क्या करें, तुम्बिका संकीर्ण पथ जंक्शन यहाँ पे लेके आ जाता है। तब तक अगर शुक्राणु योनि के माध्यम से यहाँ से अगर शुक्राणु अगर प्रवेश किया तो शुक्राणु गति करता हुआ यहाँ आ जाएगा, यहाँ से गति करता हुआ कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, दोनों यहाँ मिल जाएगा, मिलने के बाद निषेचन हो जाएगा, है ना। ये निषेचन के पश्चात युग्मनज बनेगा, और वही युग्मनज आगे चल के, है ना, आगे आकर के यहाँ पे अंतरोपित गर्भाशय के दीवार से चिपक जाएगा, है ना, और फिर वही शिशु का रूप ले लेगा, और फिर उसी का क्या होगा, जन्म होगा। लेकिन अगर शुक्राणु ना आए तब जरूरी थोड़े है कि शुक्राणु आ ही जाए,
जरूरी है क्या? नहीं, जरूरी नहीं है। तो शुक्राणु अगर नहीं आएगा तो शुक्राणु नहीं आने के पश्चात ये अंडाणु जो है यहाँ पे लगभग 36 घंटे तक जीवित रहता है। जैसे 36 घंटे होते हैं ये अंडाणु अपने आप को खत्म कर देता है, अंडाणु नष्ट हो जाता है 36 घंटे पश्चात। और जैसे अंडाणु नष्ट होता है तो स्त्रियों के शरीर में हार्मोन में परिवर्तन होते हैं और उस परिवर्तन के वजह से ये अंडाशय जो गर्भाशय है, ये गर्भाशय का जो आंतरिक लेयर है वो टूटना शुरू कर देता है। अच्छा, इसका लेयर का भी नाम लिख देते हैं अपन। गर्भाशय का 3 लेयर होता है। एक है सबसे बाहरी जिसको कहा जाता है पेरीमेट्रियम, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम। एक है मध्य वाला परत ई, ठीक है ना, इसको बोलते हैं मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। और एक आंतरिक परत है ई वाला, ई वाला दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम ये आंतरिक परत है, अंदर वाला एकदम, ठीक है। तो वही क्या होता है, जब अंडाणु 36 घंटा तक वेट करता है, अगर इधर से शुक्राणु नहीं आता है तो ये अपने आप को नष्ट कर लेता है। और जैसे ही नष्ट होता है तो क्या होता है, स्त्रियों के शरीर में हार्मोन में परिवर्तन होता है और उस हार्मोन में परिवर्तन होने के चलते ये जो एंडोमेट्रियम है, ये जो गर्भाशय का जो आंतरिक लेयर है एंडोमेट्रियम, ये टूटना शुरू कर देता है और टूट करके रक्त का रूप ले लेता है, रुधिर का रूप ले लेता है। और जब रुधिर का रूप ले लेता है तो वही फिर योनि के रास्ते बाहर आता है, जिसको हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल अर्थात मासिक चक्र के नाम से जानते हैं। तो जो ये हर एक 28 दिन पे रिपीट होता है और हर एक 28 दिन पे एक अंडाणु अंडाशय से रिलीज होता है, हर एक 28 दिन पे। और अगर हर एक 28 दिन पे क्या होगा, अगर शुक्राणु नहीं मिलेगा, है ना, निषेचन नहीं होगा, तो हर एक 28 दिन पे क्या होगा, ये एंडोमेट्रियम का लेयर टूटेगा और योनि के रास्ते बाहर आएगा, फिर टूटेगा फिर बाहर आएगा। हर महीना एंडोमेट्रियम का लेयर बनता है और हर महीना टूट के बाहर आता है निषेचन की क्रिया नहीं होने पर। और उसी को हम लोग आर्तो चक्र या मासिक चक्र के नाम से जानते हैं। तो क्या सर दोनों अंडाशय से एक बार अंडाणु रिलीज होगा क्या? नहीं बाबू, अल्टरनेट फॉर्म में रिलीज होता है। अगर इस महीने इस अंडाशय से अंडाणु निकला है तो अगला महीना इस अंडाशय से निकलेगा, उसके अगला महीना इस अंडाशय से, उसके अगला महीना इस अंडाशय से, अल्टरनेट फॉर्म में चलता है। तो स्त्री कैसे पता कर सकती है? तो जब भी लड़कियों में मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है तो उसमें थोड़ा सा पेन होता है, हल्का सा पेन होता है। और लड़की बात का अनुभव कर सकती है कि अगर उसके लेफ्ट साइड में पेन हुआ मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, अगर लेफ्ट साइड में पेन हुआ तो समझो कि उसके लेफ्ट साइड के अंडाशय से अंडाणु निकला है। और अगर राइट साइड में पेन हुआ तो समझे कि उसके राइट साइड के अंडाशय से अंडाणु निकला है। ये अनुभव कर सकते हैं आप, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ग्राफियन पुटक फटा, सतह पान के फटा, फट करके अंड कोशिका अंडाणु बाहर निकल गया, ठीक है। बाकी इसके आगे का कहानी समझा दी वहां। अब क्या हुआ, अब इसके साथ जो अंदर बचा संरचना, ग्राफियन पुटक का जो आंतरिक संरचना जो बच गया, ये तो अंड कोशिका बाहर निकल गया, लेकिन बाकी का जो बच गया उसका क्या हुआ, तो क्या हुआ, आगे चल के ये रक्त जम जाता है, इसमें पूरा रक्त का रूप ले लेगा, पूरा जम जाएगा, है ना। जिसको इस संरचना जो है ना, इसको बोलता जाता है कॉर्पस, है ना। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है कॉर्पस हीमोरेजिकम, कार्पस, कार्पस हीमोरेजिकम, हीमोरेजिकम, कार्पस हीमोरेजिकम। और यही कार्पस हीमोरेजिकम आगे थोड़ा सा बढ़ेगा और आगे जाके एक संरचना बनाएगा कॉर्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम, ठीक है। तो जो कॉर्पस ल्यूटियम है, कॉर्पस ल्यूटियम जो है ना, कॉर्पस हीमोरेजिकम आगे चल के कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण करता है। और जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये क्या करता है, कुछ समय के लिए अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करता है। किसके तरह कार्य करता है भाई, तो अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करता है ना। क्या कैसा ग्रंथि होता है, तो ये अस्थायी ग्रंथि होता है। कैसा ग्रंथि होता है भाई, तो ये अस्थायी ग्रंथि होता है, अस्थायी होता है, अस्थायी नहीं होता है जी, ठीक है। अस्थायी क्यों नहीं होता है, क्योंकि आगे चल के ये नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करता है
और एक अस्थायी ग्रंथि होता है, ठीक है। और इससे दो हार्मोन का श्रवण होता है, यह दो हार्मोन का श्रवण करता है। एक होता है प्रोजेस्टेरोन, है ना, और दूसरा होता है एस्ट्रोजन। इन दोनों हार्मोन का श्रवण करता है कॉर्पस ल्यूटियम। और ये दोनों है ना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर निभाता है, क्योंकि अगर अगर शुक्राणु इधर से आता है यहाँ पे और आता निषेचन की क्रिया हो जाती है, तो वो दोनों अपने लेवल में बदलाव कर करके, है ना, वो मतलब क्या करता है, फीमेल के बॉडी में चेंजेस करता है, और चेंजेस करके क्या करता है, जो एंडोमेट्रियम का जो लेयर है, इस लेयर को और मजबूत बना देता है, ताकि यहाँ पे आकर के बच्चा बढ़िया से पल सके, उसका विकास हो सके। लेकिन अगर 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 क्या अगर निषेचन की क्रिया नहीं होती है, मतलब अगर इधर से शुक्राणु गया तो यहाँ, मतलब सॉरी, इधर से शुक्राणु अगर यहाँ नहीं गया तो निषेचन तो नहीं होगा। और जब निषेचन की क्रिया नहीं होती है, तो निषेचन की क्रिया नहीं होने पर क्या करता है, इसमें फिर से पुनः बदलाव होता है। और इसमें जब बदलाव होता है तो क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम का जो लेयर है, ये क्या होता है, टूटने लगता है, और टूट करके रक्त का रूप ले लेता है, और रक्त का रूप लेकर के योनि के रास्ते कहाँ चलाता है, बाहर चलाता है, जिसको हम लोग मासिक चक्र के नाम से जानते हैं। क्लियर है। तो इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है, कॉर्पस ल्यूटियम का भी, है ना। ये अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करता है, और इससे दो हार्मोन का स्राव करता है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। और अंत में क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम आगे वृद्धि करता है, और वृद्धि करके ये समाप्त होने के कगार पे पहुंच जाता है। इसका समाप्त होने के कगार पे पहुंच जाता है, जिसको कॉर्पस एल्बिकेंस कहा जाता है। कॉर्पस एल्बिकेंस कहा जाता है। और ये कॉर्पस एल्बिकेंस क्या है, इसके बाद ये क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, इसके बाद ये समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है कॉर्पस एल्बिकेंस। क्लियर है बस। और ये चक्र जो है ना, यही प्रोसेस हर एक 28 दिन पे रिपीट होता है बाबू। समझिए कितना कॉम्प्लेक्स है। हर एक 28 दिन पर यही होगा। अगला बार भी क्या होगा, अगला जब मेंस्ट्रुअल साइकिल समाप्त होगा, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल समाप्त होने के बाद फिर से ये जो पुटक है, पुटक डेवलप करना शुरू कर देगा। अगर लेफ्ट साइड के अंडाशय से अगर अंडाणु निकला है, तो अगला बार राइट साइड के अंडाशय से जो अंडाणु निकलने वाला है, वो डेवलप करना शुरू करेगा। डेवलप होगा, प्राथमिक पुटक बनाएगा, द्वितीयक पुटक बनाएगा, है ना, उसके बाद तृतीयक पुटक बनेगा, उसके बाद ग्राफियन पुटक का निर्माण करेगा। ग्राफियन पुटक में बन जाएगा अंडकोश का, फिर आके ग्राफियन पुटक फट जाएगा, उससे अंडाणु बाहर निकल जाएगा। फिर क्या होगा, अंडाणु को झालर पकड़ेगा, फैलोपियन ट्यूब में यहाँ पे तुम्बिका संकीर्ण पथ जंक्शन पे लेके जाएगा। यहाँ पे अगर शुक्राणु आया तब तो निषेचन हो जाएगा, और जब निषेचन हो जाएगा तो ये एंडोमेट्रियम का लेयर टूटेगा नहीं और मजबूत हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे आ करके फिर आके युग्मनज का रूप लेके यहाँ पे आन करके क्या होगा, ब्लास्टोसिस्ट की अवस्था में यहाँ पे अंतररूपित हो जाएगा। फिर यहीं पे भ्रूणीय परिवर्धन होगा, शिशु का निर्माण हो जाएगा यहीं, और वही शिशु का 9 महीने के बाद जन्म हो जाएगा, प्रसव हो जाएगा। लेकिन अगर शुक्राणु इधर से इंटर नहीं करेगा तो फिर क्या होगा, फिर 36 घंटा तक यहाँ रहेगा, 36 घंटा पश्चात क्या हो जाएगा, यहाँ नष्ट हो जाएगा। और जैसे ही नष्ट होगा तो एंडोमेट्रियम का लेयर, हार्मोन में परिवर्तन होगा शरीर में, और एंडोमेट्रियम का लेयर टूटना शुरू कर देगा, टूट करके रक्त का रूप ले लेगा, और वही योनि के रास्ते बाहर चलाएगा, जिसको मासिक चक्र बोलेंगे। और हर एक 28 दिन पर सेम साइकिल रिपीट होता है बाबू। समझ रहे हैं बात को, बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आया होगा। आज हम लोगों ने सिर्फ अंडाशय को कवर किया, अंडाशय के बारे में संपूर्ण बातें हम लोगों ने जाना, पूरा जानकारी ले लिया अंडाशय के बारे में, ठीक है। आप लोग प्लीज वीडियो देखिए, समझिए, समझ करके आपको खुद से लिखने का प्रयास कीजिए फिर अंडाशय के बारे में, पूरा चीज हम समझा दिए हैं। क्लियर है ना, तो नोट्स में आप लोग का लिखा ही होगा। आज इतना ही रहने देते हैं, बहुत टाइम हो गया है, ठीक है। आप लोग इसी तरह से हंसते रहे, मुस्कुराते रहे हैं, और मेहनत करते रहिए, और एग्जाम में अच्छा नंबर लेके आइए, है ना। और हाँ, अगर लेक्चर जो हम पढ़ाएं आप लोगों को अगर अच्छा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपना रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा। अच्छा लगा, खराब लगा, जैसा भी लगा, कमेंट बॉक्स में रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा अपना, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका रिस्पॉन्स हमारे आगे के जर्नी को तय करता है। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा, है ना। उसके बाद आप किस चीज़ पर अगला लेक्चर चाहते हो, वो भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि किस टॉपिक पे अगला लेक्चर चाहते हैं, है ना।
ठीक है ना। अभी और इसमें बचा हुआ है उसको कवर करेंगे अपन। अभी अंडाशय सिर्फ पढ़े हैं, फैलोपियन नालिका वगैरह सब चीज अभी कुछ नहीं पढ़े हैं। सबको एक एक लेक्चर में और कवर कर लेंगे सबको, ठीक है। तो एक लेक्चर और अभी इस पे चलेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। उसके बाद अपन आपको जो टॉपिक बोलेंगे वो टॉपिक को हम कवर कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। गुड बाय, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।